जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुइज़ अहमद की पिटीशन पर जो समाअत हुई थी, इस हवाले से तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला, तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, इसमें साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से कहा गया है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बहुत संगीन नोयत के हैं और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और ISI और पाकिस्तान रेंजर्स का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह से मजरूह होगा। लिहाजा इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि अगर दरख्वास्त गुजार यानी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के CEO कंवर मुइज़ अहमद इस हवाले से वज़ारत दिफ़ा से रजू करें और दरख्वास्त दें तो कानून के मुताबिक साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसी तरह टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुइज़ अहमद के हवाले से भी बाज़ सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी वो कौन सा दूध के धुले हैं और वो कैसे इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक बन गए। क्या वाकई उन्होंने बरतानवी खातून के साथ फ्रॉड करके दरअसल इस हाउसिंग सोसाइटी पर जो है वो कब्ज़ा किया था और क्या कंवर मुइज़ अहमद ख़ान का ताल्लुक़ MQM से है। तो आज के शो में हम इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला आया है इस हवाले से जो है वो कुछ बात कर लेते हैं और फिर हम जो कंवर मुइज़ अहमद का बैकग्राउंड है उस पर भी जो है वो बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंवर मुइज़ अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी 184(3) के तहत, जो ह्यूमन राइट्स का सेल है उसके तवस्सुत से। तो इस हवाले से 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पर मौजूद थे और ये दरख्वास्त निपटा दी गई थी। और आज जो है इस हवाले से तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है। तो जो जजमेंट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले तो उसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ बयान किया गया है कि जी दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेजर जनरल फैज़ हमीद जो उस वक़्त ISI में DGC के तौर पे काम कर रहे थे, उनके इमा पे ISI के अफसरों, एहलकारों, पाकिस्तान रेंजर्स के 100 एहलकारों ने जो है उनकी रिहाइशगाह और उनके दफातर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। उन्हें हिरासा किया गया, उन्हें और उनके अहल खाना को अगवा करके हब्से बेजा में रखा गया। उनकी रिहाइशगाह पर, उनके दफातर में लूट मार की गई, नगबजनी की गई और वहाँ से सामान जो है, कीमती सामान और नकदी चुरा के ये लोग जो है वो ले गए और उन पर दबाव डाला गया कि टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम की मलकियत जो है वो किसी और के नाम वो मुंतकिल कर दें। उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और अल्टीमेटली इन मुकदमात से उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया। तो ये सारी जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, इसको रिप्रोड्यूस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें कहा गया है कि जी सबसे अहम सवाल ये था कि किस तरह से ये मामला 184(3) के तहत आता है। अगरचे ये इल्ज़ामात बहुत संगीन नोयत के हैं, लेकिन ये देखना था कि क्या किसी शख्स की जो निजी शिकायत है उसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या कोई और फोरम जो है वो दरख्वास्त गुजार के पास था, है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो तहरीरी फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि जी इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और उनसे कहा गया जी इस हवाले से अदालत की रहनुमाई करें कि क्या दरख्वास्त गुजार के पास और कोई फोरम जो है वो दस्तयाब नहीं है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार के पास कई ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। मसलन ये कि वो वज़ारत दिफ़ा को दरख्वास्त दे सकते हैं इन मुतल्लिका एहलकारों और अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि वो क्रिमिनल केस जो है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ दायर कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए कोई सूट फ़ाइल कर सकते हैं। और ये तीनों ऑप्शन जो हैं इन्हें एक साथ भी दरख्वास्त गुजार जो हैं वो बरूए कार ला सकते हैं। ये मौक़िफ़ जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत में अख्तियार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो है वो लिखा है कि दरख्वास्त गुजार का ये कहना था और दरख्वास्त गुजार के वकील का ये मौक़िफ़ था कि जी चूँकि जिन्होंने
बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की और जिन्होंने कंवर मुइज़ अहमद और उनके अहल खाना को हिरासा किया और उनके साथ ज़्यादती की, वो लोग चूँकि ताकतवर तरीन ओहदों पर फायज़ रहे हैं, लिहाजा इस बात का अमकान नहीं है कि वज़ारत दिफ़ा जो है वो इस हवाले से कोई कार्रवाई करेगी। तो लेकिन अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि चूँकि एडिशनल अटार्नी जनरल ने हुकूमत के इमा पर अदालत में ये यकीन दहानी करवाई है कि जी अगर इस तरह की कोई दरख्वास्त आती है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, तो लिहाजा अदालत ने लिखा है कि हमारे पास इस यकीन दहानी पर शक करने की कोई वजह जो है वो नहीं है। और फिर लिखा गया कि जी अगर दरख्वास्त गुजार वज़ारत दिफ़ा को इस हवाले से कोई कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं तो कानून के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले में नाम नहीं दिए गए जनरल फैज़ हमीद का या ISI के दीगर जो है अहदेदारों का, लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर का जिक्र किया गया कि रिस्पोंडेंट नंबर फ़लाँ 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 और फ़लाँ के ख़िलाफ़ जो है वो अगर कोई दरख्वास्त आती है तो वज़ारत दिफ़ा इस हवाले से जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तो देखते हैं अब कोई दरख्वास्त कंवर मुइज़ अहमद की तरफ से वज़ारत दिफ़ा को दी जाती है और अगर दी जाती है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। लेकिन कंवर मुइज़ अहमद ख़ान की जो अपनी शख्सियत है वो बड़ी पुरस्कार है। वो इस हवाले से भी बड़े सवालात जो हैं वो किए जाते हैं कि वो कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जो बिज़नेस एम्पायर है वो खड़ी की। आपको याद होगा कि कंवर मुइज़ ने जो गोल्ड प्लेटेड कार है वो इंपोर्ट की थी और इस हवाले से उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिली थी। और ये जो सोने से बनी हुई कार जो है उन्होंने इंपोर्ट की थी, ये जो उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और जो उनके घरों पे दफातर पे छापा मारा गया, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, ये उसके बाद का वाक़या है। ये जो उनके घर पे रेड किया गया था, ये 12 मई को जो है वो रेड किया गया था, 12 मई 2017 को। और फिर वो उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, फिर उन्हें CTD के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमात चले और अल्टीमेटली जो है वो 30 मार्च 2018 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कंवर मुइज़ अहमद और उनके 6 साथियों को बरी कर दिया इन मुकदमात से। और 1 सितंबर 2018 को उन्होंने ये जो गोल्ड प्लेटेड कार है 18 कैरेट सोने से बनी हुई लैम्बोर्गिनी जो है वो कंवर मुइज़ अहमद ने जो है वो इंपोर्ट की थी और ये दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक थी। और इसकी कीमत का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इस पे कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की मद में 10 करोड़ रुपए जो हैं वो अदा किए गए थे। तो इस हवाले से कंवर मुइज़ जो हैं वो उन्हें खासी शोहरत मिली और उसके अलावा भी उनके बड़े महंगे किस्म के शौक़ हैं, बड़े कीमती गाड़ियाँ वो रखते हैं, कीमती जानवर वो पालते हैं। तो जितने भी शौक़ उन्होंने पाल रखे हैं वो सारे ही बड़े महंगे शौक़ हैं। और ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जी क्या उनकी माली हैसियत क्या थी, कब उन्होंने कैसे रियल स्टेट में अपना जो है वो नाम बनाया, किस तरह से वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो हैं वो मालिक बने, ये सब भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका ताल्लुक़ MQM से है, क्योंकि 12 मई 2017 को जब रेड हुआ कंवर मुइज़ अहमद और टॉप सिटी के जो दीगर ओहदेदार थे उनके घरों पे और जो टॉप सिटी का दफ्तर था उसमें भी जो है वो रेड किया गया। तो उस रेड के बाद अखबारात में, TV चैनल्स पर जो ख़बरें सामने आईं उनसे हमें मालूम हुआ कि जैसे कोई MQM के रहनुमा को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि उन दिनों MQM ज़ेर इताब थी। तो जब ये 12 मई 2018 को रेड हुआ तो 13 मई को अखबारात में जो ख़बरें शाये हुई उसमें लिखा गया कि MQM लंदन के रुकन कंवर मुइज़ ख़ान साथियों समेत गिरफ़्तार, भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद। रोज़नामा जंग के बैक पेज पर इस वक्त जो आप 2 कालमी ख़बर मुलाहज़ा कर रहे हैं, इस ख़बर के भी अगर आप तफसील में जाएँ तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के हवाले से जो है ये रेड किया गया और कंवर मुइज़ अहमद पर जो है वो इल्ज़ाम था कि वो MQM की सहूलतकारी कर रहे थे। तो क्या कंवर मुइज़ का ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान या MQM लंदन के साथ है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हम बाद में बात करेंगे कि इतनी बड़ी कारोबारी सल्तनत जो है वो कैसे बनाई। कंवर मुइज़ अहमद जो है उनका ताल्लुक़ कराची से है और कराची की जो यूनिवर्सिटी है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
वहाँ से वो पढ़े हुए हैं, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और उनका 96 या 97 बैच था गालिबन। और ये जो यूनिवर्सिटी है सर सैयद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कराची की, ये यूनिवर्सिटी एमक्यूएम का गढ़ समझी जाती है। जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम लें तो फ़ौरन इस्लामी जमीयत तलबा का नाम आता है और पंजाब यूनिवर्सिटी जमीयत का गढ़ समझी जाती है। इसी तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है कराची की, ये APMSO का गढ़ समझी जाती है। तो यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं तो लामहला उनका कोई ताल्लुक़ बाज़ाब्ता तौर पे अगर ना भी हो APMSO के साथ, MQM के साथ, तो किसी न किसी अंदाज में वो उठना बैठना, मिलना जुलना, ताल्लुक़ मेल जोल जो है वो ज़रूर होता है। तो यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है इन्होंने कंवर मोइज़ अहमद ने, और ये वो यूनिवर्सिटी है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से जो इनके बैचमेट हैं कंवर मोइज़ के, कोई 1 साल सीनियर या जूनियर उनसे हो सकता है, लेकिन इनके इसी यूनिवर्सिटी से जो 3 तालिब इल्म रहनुमा हैं APMSO के, बाद में अमली सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया और MQM के प्लेटफॉर्म से वो MNA बने हैं, रुकन कौमी असम्बली जो है वो बने हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में APMSO का या MQM का कितना असर व रसूख जो है वो रहा होगा। तो तंजीमी एतबार से मेरी मालूमात के मुताबिक कंवर मोइज़ अहमद जो हैं वो कभी भी APMSO या MQM के साथ बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो वाबस्ता नहीं रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हैं और इस्लामी जमीयत तलबा के ओहदेदारों के साथ आपका उठना बैठना है, सलाम दुआ है, ताल्लुक़ है, तो ये बिल्कुल मामूल की बात है। तो इसी तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से अगर आप पढ़े हैं और MQM के रहनुमाओं के साथ या APMSO के ओहदेदारों के साथ आपका उठना बैठना है, ताल्लुक़ है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और फिर ज़ाहिर है कि कंवर मोइज़ अहमद जो हैं वो महाजिर परस्त ज़रूर हैं, इस हवाले से कोई शक व शुबे की बात नहीं है। उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो MQM के साथ हो सकती हैं और बल्कि रही हैं, और तस्वीरें भी आप देखते होंगे MQM के रहनुमाओं के साथ जो है वो। ज़ाहिर है कराची से अगर आप बिलोंग करते हों और जो APMSO का गढ़ है वहाँ से पढ़े हों तो इस तरह का ताल्लुक़ जो है वो लाज़मी बात है कि आपका होता है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि ये जो इतनी बड़ी कारोबारी सल्तनत है वो कंवर मोइज़ अहमद ने कैसे खड़ी की? क्या MQM के दीगर कारकुनों की तरह वो भी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ था, या फिर वो मुंह में सोने का चम्मच लेके जो है वो पैदा हुए थे, और किस तरह से वो ऊपर आए? तो कंवर मोइज़ अहमद के बारे में बताया जाता है कि डिफेंस में उनकी रिहाइश थी। तो ज़ाहिर है एक बंदा अगर डिफेंस में रह रहा है तो उसे आप लोअर मिडिल क्लास में शुमार नहीं कर सकते। अच्छे मुतमव्वल घराने से जो है वो उनका ताल्लुक़ था, खाते पीते घराने से जो है उनका ताल्लुक़ था। हाँ, अलबत्ता ये नहीं कह सकते कि कोई जद्दी पुश्ती उनके पास कोई विरासती कोई जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो कोई बिलियनियर थे, ऐसा जो है वो नहीं था। दरअसल ये यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नेटो सप्लाइज़ का बड़ा और जो है वो अमल दखल रहा। आपको पता है कि कंटेनर जो है वो कराची से चलते थे और तुरखम के रास्ते वो अफ़गानिस्तान जाया करते थे। इस पे बड़े लोगों ने पैसा कमाया उन कंटेनरों के हवाले से, कोई ख़्वाह वो कंटेनर किराए पे देने का मामला हो, उनकी सिक्योरिटी हो या लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हों, तो इस हवाले से लोग जो हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया है। और वो पैसा मैं नहीं कहता कि नाजायज़ तरीके से कमाया है, शायद जायज़ तरीके से ही जो है वो कमाया हो, लेकिन अब बहुत से लोगों के दिन जो हैं वो बदले हैं नेटो सप्लाइज़ की वजह से। तो इस दौरान ही जब ये नेटो सप्लाइज़ का दौर था, एक बूम आया हुआ था, तो कंवर मोइज़ अहमद ने नेटो के लिए जो है वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की, और नेटो को जो है वो गैजेट्स और दीगर जो चीज़ें हैं वो उन्होंने आलात वो सप्लाई करना शुरू किए, उनके लिए काम करना शुरू किया, और यहाँ से वो उभर के सामने आए और उन्होंने अपने कारोबारी दुनिया में जो है वो कदम रखा और फिर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से फिर उनके जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ भी इस्तवार हुए, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों को जैकटें, लाइफ जैकटें वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सप्लाई करना शुरू की। और इस दौरान उनका MQM के साथ भी एक ताल्लुक़ बना। वो इस तरह से बना कि जब MQM ने 2004-05 में कराची में DCRC बनाई, यानी डिफेंस क्लिफ्टन रेजिडेंट कमेटी। इस DCRC का मकसद ये था कि कराची के वो पोश इलाके जैसे कि क्लिफ्टन है, डिफेंस है,
जो यूनिट के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं आते, या यहाँ यूनिट ऑफिस का कंसेप्ट नहीं है, या यूँ कहिए कि यूनिट ऑफिस की जो टर्म है या ये जो कंसेप्ट है यहाँ ये आउटडेटेड महसूस होता है। यहाँ पे तंजीमी ढांचा एमक्यूएम का नहीं है, लेकिन एमक्यूएम चाह रही थी कि उन लोगों को भी अपने करीब लाया जाए, उन वहाँ भी अपना असर वसूल जो है वो बढ़ाया जाए। तो ये DCRC जो है वो बनाई गई एमक्यूएम तरफ से और एमक्यूएम की तरफ से और पोश इलाकों के लोगों के लिए। और इस कमेटी के हवाले से जो कंवर मोइज़ अहमद हैं वो एमक्यूएम के करीब आए और एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं उनके साथ उनका ताल्लुकात जो है वो बढ़े, जिनमें हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, जिसमें अली रज़ा आबदी साहब हैं, इस तरह से और भी एमक्यूएम के जो है वो रहनुमा हैं। तो इस तरह से ये एमक्यूएम के करीब आए और पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात पहले से ही अच्छे थे, इस्तवार हो चुके थे। और इस दौरान ये इन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर जो है ये कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी और टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लॉन्च की गई। और यूँ ये एक बहुत बड़े रियल स्टेट टाइकन जो है वो बन गए। और जिन शख्सियात के साथ, जिन ताकतवर तरीन शख्सियात या इदारों के साथ बाद में इनकी लड़ाई हुई और उस लेन देन के मामले पे या हिस्सा ना मिलने की वजह से और बाद में इन्हें जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जब ये टॉप सिटी सोसाइटी जो है वो लॉन्च कर रहे थे और उसके लिए ज़मीनें हासिल कर रहे थे और मकामी लोगों के साथ इनके झगड़े चल रहे थे, तो उस वक़्त ये शख्सियात, ये इदारे उनके साथ ऑन बोर्ड थे, एक पेज पर थे। लेकिन बाद में शायद कुछ फरमाइशें पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो है वो ये झगड़ा हुआ और अल्टीमेटली उन्हें इन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा। तो ये है कहानी कंवर मोइज़ अहमद ख़ान की, जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के CEO हैं। अब ये जो पज़ल है, बाकी तो सारी तकरीबन हमने सॉल्व कर ली है। एक प्रोग्राम मैंने पहले किया था, अभी मैंने कंवर मोइज़ के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दिया है कि जी एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ है या नहीं और किस तरह से वो उभर के ऊपर आए हैं। लेकिन इस पज़ल का जो एक हिस्सा है वो अभी तक हल करना बाकी है, और वो ये है कि ये जो बरतानवी खातून हैं ज़ाहिदा जावेद असलम, जो ये दावा करती हैं कि कंवर मोइज़ उनके यहाँ मुलाजिम थे, टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी की असल मालिक वो हैं, और वो कहती हैं कि उन्होंने पावर ऑफ अटार्नी दी कंवर मोइज़ को, और कंवर मोइज़ जो हैं उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी जायदाद, ये सारी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने नाम कर ली। तो वो कहती हैं कि पावर ऑफ अटार्नी की बुनियाद पे कंवर मोइज़ ने उनके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। तो ये जो पज़ल का ये हिस्सा है ये अभी हल होना बाकी है, और इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से हम जब बात करेंगे तो ये पज़ल भी जो है वो आपको समझ आ जाएगा और इसकी हकीकत भी जो है मैं वाज़े कर दूंगा। मैं एक मरतबा फिर कह दूं, अपने पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इस हवाले से जितने भी फ्रीकैन हैं, खा वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के CEO कंवर मोइज़ अहमद ख़ान हो, खा वो बरतानवी खातून ज़ाहिदा जावेद असलम, जो ये दावा करती हैं कि दरअसल असल मालिका वो हैं इस हाउसिंग सोसाइटी की और कंवर मोइज़ उनके मुलाजिम थे, खा वो हों या जिन पे इल्ज़ामात लगाते हैं कंवर मोइज़ अहमद ख़ान, यानी ISI के साबिक DG जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर अफसरान, जिनके हवाले से वो कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा जुल्म किया उन पर और ज़्यादती की। वो यानी कोई भी फ़रीक जो इस मामले से जुड़ा है वो अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहे और इस हवाले से किसी किस्म की कोई वजाहत करना चाहे, तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये हाज़िर है। और हम फ़ीडबैक के लिए जो नंबर आखिर में दिया जाता है व्हाट्सएप पे, उस पर रब्ता किया जा सकता है 033284105337। इस पर आप रब्ता करके जो है वो अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, मैं बिल्कुल वेलकम करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लौरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।